नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम लेकर आते हैं बातें विकास की और ख़ास तौर पर यह विकास जुड़ा होता है प्राथमिक क्षेत्रों से। वैसे कृषि की बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता से लेकर आज तक इससे सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इस पर अपने आर्थिक डेवलपमेंट के लिए निर्भर हैं। ऐसे में अगर उनके आय के स्रोतों को बढ़ाया न गया तो सारे ही विकास के जो पैमाने हैं वो बेमानी हो जाएंगे। तो आज की कार्यक्रम की कड़ी में भी हम कोशिश करेंगे उनके आय के स्रोतों को बढ़ाने की और कुछ ऐसी ही तकनीकों को आप तक पहुंचाने की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नज़र खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। मत्स्य पालकों के विकास हेतु मत्स्य संपदा योजना, बरसात में पशुओं का रखे खास ख्याल और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर टिलर मशीन। मत्स्य पालक भाई बहनों, केंद्र सरकार की मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नए तालाब का निर्माण कर सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए मत्स्य पालकों को सरकार अनुदान देगी। मत्स्य निदेशालय के नए निदेशक निशांत अहमद ने कहा, नए तालाबों के निर्माण में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% देगी। ये 5 साल की योजना चल रही है। जो मछुआरे भाई इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वो नज़दीक के मत्स्य निदेशालय से संपर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नया तालाब 7 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर इनको बनाना है और उसमें जो है 7 लाख में 7% अनुदान जो है वो निर्धारित है। उस 60% में से जो है वो 40% राज्य सरकार देगी, अब शेष जो है वो केंद्र सरकार देगी। तो इस तरह से ये तालाब बन रहा है। पशुपालक भाई बहनों, आप अगर दूध उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े हैं तो इन दिनों बरसात के मौसम में अपने पशुओं का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नमी के चलते बरसात के महीने में कई बीमारियां हो सकती है। आप अपने पशु को जल जमाव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने दें। कारण यह है कि अगर जल जमाव वाले क्षेत्र का घास आपके पशु खाते हैं तो बीमार पड़ने की संभावना बनी रहती है। आइए विशेष जानकारी लेते हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार से। अगर आप दूध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े हुए हों तो इन दिनों बरसात के मौसम में उनके अगर भैंस है तो उनके कटरे कटरियों या बाछा बाछियों का विशेष तरह से ख्याल करने की आवश्यकता है, क्योंकि नमी के चलते और बरसात के महीने में उन्हें बीमारियां कई तरह की हो सकती हैं। आप उन्हें बछड़े को, बाछियों को या पारियों को ये पानी वाले जगह पर चरने के लिए हरगिज न भेजें। किसान भाई बहनों, आप अगर टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो कुछ वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे आपकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। ICAR पटना की वैज्ञानिक डॉक्टर शिवानी ने बताया, जब भी टमाटर की नर्सरी आप बनाते हैं तो उसका जर्मिनेशन प्रतिशत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका प्रभाव उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम भगवतपुर पटेरा जिला वैशाली के बेहद प्रतिभाशाली, कर्मठ, प्रगतिशील युवा किसान मुकेश कुमार। इन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा मशरूम के साथ साथ कंपोस्ट उत्पादन की इकाई लगाया है। इनका कहना है कि मशरूम की आमदनी के अलावा कंपोस्ट की भी बिक्री कर आमदनी दोगुनी हो रही है। जो लोग किचन गार्डन लगाए हुए हैं वो भी इस कंपोस्ट का खाद का लाभ ले रहे हैं। किसान भाई बहनों, हमारे सूबे में केले के उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं। यदि आप केले का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो G9 उन्नत प्रभेद का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रभेद टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किया हुआ है। इसकी बढ़वार के साथ साथ इससे 4 बार क्रॉप ले सकते हैं, जिससे आपका लाभ का प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाएगा।
किसान भाई बहनों के लिए बेहद उपयोगी है पावर टिलर मशीन। यह मशीन खेती की जुताई से लेकर फसल की बुआई तक में मददगार है। पावर टिलर में पानी का पंप जोड़कर किसान तालाब, पोखर, नदी आदि से पानी निकाल सकते हैं। इसमें थ्रेसर, रीपर, कल्टीवेटर, बीज ड्रिल मशीन आदि को भी जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग आपके कार्य को सरल बना देता है और बेहतर परिणाम भी सुनिश्चित करता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप देख रहे थे मौसम के मिजाज के बारे में। ली जानकारी आपने मंडी के भाव की। रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से, और साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में भी। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, जहां जानकारी लेंगे हम हल्दी के बारे में। हल्दी बड़े पैमाने पर उत्पादन की जाने वाली फसल है, जिसका खाने के तौर पर या औषधि के तौर पर दोनों ही रूपों में प्रयोग होता है। तो हल्दी की अंतर्व्यक्ति खेती के बारे में अब लेते हैं जानकारी इस भेंटवार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से। किसान बंधुओं नमस्कार। हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जो खेत का या जोत का आकार है वो छोटा हो जा रहा है। ऐसे में हम सबों के लिए ये चुनौती है कि किस तरह से जो अनाज का उत्पादन है उसको बढ़ाते रहा जाए, बरकरार रखा जाए। इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम अंतःवर्ती खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मसलन एक साथ 2 फसल को लेना, लेकिन लाइन को मेंटेन करके। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हल्दी की अंतःवर्ती खेती के बारे में। क्या है इसमें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी फसल को लेना उपयुक्त होगा, इन तमाम सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में हम तलाशने का प्रयास करेंगे। तो इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुपौल के वरीय वैज्ञानिक तथा प्रधान डॉक्टर मनोज कुमार। सर आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। चलिए आपको सर इस सवाल चूँकि जो हमने बात किया उसमें ये पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर, कि आखिर जो अंतःवर्ती खेती है इसमें हल्दी को ही हम क्यों चुन रहे हैं और किसान को इस ओर क्यों कदम बढ़ाना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी मसालों में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा फसल है जिसका कि हम है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रयोग करते हैं, और इसकी खेती छायादार में अच्छी होती है क्योंकि इसको विशेषता है सीड लविंग क्रॉप कहते हैं, यानी छाया से ही इसको प्रेम है, छाया से ही इसको मुहब्बत है। अब इसकी खेती हम जो अंतःवर्ती के रूप में करेंगे तो इससे हमारा फ़ायदा कि हमारा जो प्रति ज़मीन रह जाता है। अंतःवर्ती खेती हल्दी का सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है आम में, अमरूद में, लीची में, कटहल में, और भी जितने मतलब बागवानी वाली फसल हैं, बहुवर्षीय हैं, उसके बीच में इसकी हम खेती करते हैं। परंतु इसकी खेती करने से पहले हमको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, तो पहला है कि प्रभेद। अब हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी के बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि परंपरागत हैं, उसमें उतनी उपज देने की क्षमता नहीं है,
लेकिन राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र हल्दी 5 ये जो 2 प्रजातियां हैं, इसमें है जो कि अत्यधिक उपज देने की क्षमता है। और इसको यदि हम मार्च में लगाते हैं तो ये आपको दिसंबर में हार्वेस्टिंग और कटनी करने के लायक हो जाती है। अब इसकी खेती करने से पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मिट्टी के बारे में जानना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हल्दी की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में अच्छी होती है, परंतु हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यदि आपके पास क्ले सॉइल है, यानी माने चिकनी मिट्टी है, तो उसमें कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग इत्यादि वगैरह देकर आपको उसको है जो कि खेत को अनुकूल बनाना होगा। अब इसके लिए सबसे उपयुक्त जो समय होता है लगाने का, वह अप्रैल और 15 मई का होता है। तो हमको यह ध्यान देना है कि अंतर्वर्ती खेती में दोनों को फ़ायदा होता है, हल्दी को भी फ़ायदा होता है और बीच में बागवान है, जैसे आम है, अमरूद है, लीची है, उसको भी फ़ायदा होता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको ज़मीन की तैयारी कर लेना होगा। और एक विशेष और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज दुनिया में मांग हो गया है, भारत में भी मांग हो गया है जैविक खेती, जैविक हल्दी पाउडर और प्राकृतिक खेती। क्योंकि जो रासायनिक खेती हम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी, उसका स्वाद इत्यादि पर है जो कि प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 एकड़ में कम से कम 100 किलो सरसों का खल्ली आपको देना होगा यदि हल्दी का अंतर्वर्ती खेती कर रहे हैं। हम रासायनिक उर्वरक को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमको 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास और 25 किलो है जो कि यूरिया भी हमको ज़मीन तैयारी करते समय दे देना होगा। और देने के बाद एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि इसका बीजोपचार अवश्य करें। अब बीजोपचार कैसे करें, तो यदि आपके पास मतलब 50 किलो बीज है तो इसके लिए आपको है जो कि 60 लीटर पानी लेके और इसमें है जो कि 100 ग्राम कार्बेंडाजिम डालकर और आधा घंटा हल्दी के जो कंद हैं उसको डाल देंगे। और डालने के बाद उसको निकाल के और फिर इसकी रोपाई करेंगे। अंतर्वर्ती खेती में जैसा कि आप बता रहे थे कि कतार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर हम कतार में नहीं लगाते हैं तो उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं, लेकिन अंतर्वर्ती खेती से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सर, चूँकि जितने भी किसान आपको देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या जैसे जो आप बागवानी का आम, अमरूद ये वाले जो आपने नाम लिए, इसके सिवाय भी अगर क्या वो सरसों के साथ में कोई और फसल इस तरह वो ले सकते हैं, या अगर नहीं ले सकते हैं तो वो जो आम वाली बता रहे हैं उसमें और शस्य क्रियाएँ क्या क्या उनको करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे किसान बंधु इधर क्या करते हैं, रबी मौसम में मटर की भी खेती करते हैं, धनिया की भी खेती करते हैं और कोई किसान बंधु गेहूं का भी खेती करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अगर बात करते हैं तो आपका हल्दी का है, क्योंकि हल्दी में एंटीवायरल, एंटी इंसेक्टिसाइड और एंटी फंगल कैरेक्टर होता है। और इसको बागवानी वाली फसलों में लगने से कीड़े मकोड़े का आकर्षण कम होता है। और ऐसा देखा गया है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट जिसमें है जो कि हल्दी की लगाया गया उसमें ज़्यादा आया, और दूसरे किसान भाइयों ने जिसमें धनिया लगाया, जिसमें गेहूं लगाया, उसमें है जो कि इसके अपेक्षाकृत उसमें फ़ायदे कम आए। और हल्दी का बहुत डिमांड है। अगर इसका हम लाभ हानि का रेशियो तैयार करेंगे तो सबसे अत्यधिक फ़ायदा है। यदि 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में अगर उचित शस्यक्रिया अपनाकर हम हल्दी के अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो कम से कम हमको 150 कुंटल तक हमको है जो कि कच्चा हल्दी की प्राप्ति हो जाती है। एक चीज़ हम किसान भाइयों को यह भी संदेश देना चाहेंगे कि कच्चे हल्दी को यदि आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आप लोग है जो कि पाउडर बनाना, यानी फूड प्रसंस्करण जिसको हम कहते हैं, इसको कराना ही होगा। और कराने के बाद इसको आप बिक्री करेंगे। अभी बाज़ार में शुद्ध हल्दी पाउडर आपको 270 रुपये केजी तक मिल रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से किसान भाइयों को हल्दी की अंतर्वर्ती खेती करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनोज सर, इसमें रोग या कीट प्रबंधन की ज़रूरत होती है? देखिए, मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि हल्दी एक ऐसा फसल है जो कि आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे आदमी को चोट लग जाता है तो उसको शरीर में लगाया जाता है। हल्दी अपने आप में ही है जो कि सारे रोग व्याधि, कीड़े मकोड़ों को सटने नहीं देता है। ऐसे सुरक्षात्मक छिड़काव, 1 फफूंदनाशी, 1 कीटनाशी यानी साफ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% उसमें होता है। उसके साथ प्रोफेनोफॉस 50% इसी 2 ml और है जो कि नाइट्रोबेंजीन 3 ml, तीनों मिलाकर यदि एक बार सुरक्षात्मक छिड़काव कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। डॉक्टर मनोज सर, चूँकि हल्दी हमारे प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली वस्तु है और एक तरह से यह किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली भी
एक फसल है। तो किसानों को इस ओर बढ़ना चाहिए उन्हें। आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। बाढ़ या ऐसी किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में जानवरों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में उनमें कई सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। तो बाढ़ में कैसे करें खुरहा रोग से उनका बचाव, इसके बारे में आइए अब जानते हैं अपने विशेषज्ञ से इस अगली भेंटवार्ता के जरिए। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। बाढ़ का समय, बरसात के समय में हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनके पास बहुत सारे पशु हैं और जगह ज़मीन कम है, उसमें कभी कभी आसपास में कीचड़ लग जाते हैं और उसके वजह से पशुपालक भाइयों के जो पशु होते हैं उसके पैरों में भी कीचड़ लग जाते हैं और उसके वजह से वायरस फैल जाता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो उसमें पशुपालक भाई किस तरह से इन दिक्कतों का सामना करने, किस तरह से वो अपने पशु की सुरक्षा करें, आज हम इसी से विषय पे बात करेंगे। वो है हमारी चर्चा का विषय है बाढ़ में पशुओं के खुरहा रोग से बचाव, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सह प्राध्यापक बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि बाढ़ का जो समय आता है उसमें वो पशु को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं। किस तरह से पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह से उसकी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि जिनके पास ज़मीन की काफ़ी कमी है उसमें पशुओं की किस तरह से देखभाल करें, हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए। बाढ़ के समय में खास करके आप देखेंगे कि लोलैंड एरिया जिसको बोलते हैं कि नीचा जो ज़मीन होगा, पानी अक्सर वहीं जमता है और उस पानी में अगर पशु को रखेंगे तो तरह तरह की परेशानी, एक तो बीमार पड़ सके, संक्रमण हो सकता है, पैर सड़ने के लक्षण हो सकते हैं, कुछ एक संक्रामक रोग जिसे खुरपका मुंहपका रोग भी होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि वायरस जो विषाणु होता है वो मुंह और पैर में ही प्रभावित करता है। तो पैर अगर पानी में रहेगा तो पानी के माध्यम से अन्य पशुओं को उनके वातावरण में चारों तरफ ये वायरस फैल सकता है और अन्य पशुओं को प्रभावित कर सकता है अगर एक को होता है तो इसमें जैसे आपको ध्यान देना होगा कि सूखी जगह, ऊंची और सूखी जगह, सीधा सा थंब रूल है जो बोलते हैं ना कि मोटा मोटी आप बात को समझिए कि ऊंची और सूखी जगह, बरसात के मौसम में हो सकता है कि आपके घर के आसपास पानी लगता हो, आपके घर में भी प्रवेश कर जाता होगा, तो कुछ समय के लिए ऊंची स्थान पर कहीं भी पब्लिक प्लेस हो या इस तरह का कोई भी जगह है जहां आपको ऐसे बांधने की सुविधा मिल जाए तो ऊंची जगह पे, सूखी जगह पे रखिए। दूसरी चीज़ है कि उनको स्वच्छ पानी और उचित चारा, जैसे कि हरी घास अगर मिल सके या सूखा चारा दाना ही, मान लीजिए घास पानी में डूबा है तो आप उसको सूखा जैसे धान का बिचाली या दाने वाने देकर भी उनके पोषक तत्वों को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि पानी तो हमेशा से ऐसे स्थान से, ऐसा नहीं कि बाढ़ का पानी कहीं से आ रहा है, एक बाल्टी पिला दिए या पशु को पीने दिए तो उससे बहुत तरह के संक्रामक रोग होने का खतरा रहता है। खास करके परजीवी से होने वाले रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ते हैं इसी मौसम में पानी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो परजीवी के अंडे बहकर पानी में कहीं दूर दराज से आते हैं जिससे आपके पशु प्रभावित होंगे। स्वच्छ पानी दीजिए, जैसे चापा नल है
आपके आसपास, तो वहाँ से स्वच्छ पानी भर के उनको पिलाइए, अच्छा चारा दीजिए। तो ये चीज़ है। सर, पशुओं में पाई जाने वाली खुरहा रोग जो है वो किस कदर फैलती है? बरसात के समय में ये ज़्यादा फैलता है, तो इसका बचाव किस तरह से करें हमारे पशुपालक? पशुपालक भाइयों, बारिश के मौसम में, खास करके बाढ़ के मौसम में संक्रामक रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है। इन सब में खुरपका मुहपका रोग, जिसे खुरहा रोग, भंजाहा रोग भी बोलते हैं हम अपनी स्थानीय भाषा में, इनका होने की, इनके फैलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और बाढ़ क्षेत्र इलाकों में इनकी से प्रभावित पशुओं की संख्या काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। ये काफ़ी समय से ये चली आ रही है। तो खुरहा रोग, जो जिसको खुरपका मुहपका रोग बोलते हैं, इंग्लिश में FMD बोलते हैं, ये एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है, ये विषाणु से होता है और ये पशुओं में करता है। क्लोवन फुटेड एनिमल, जो फटे खूड़ वाले पशु है, कोई भी, जैसे कि ऊँट भी हो गया, हमारे जितने बकरी, भेड़, सूकर इत्यादि है, बाइसन वाइसन भी, और भी है, हिरन जैसे हो गया जंगली जानवर, तो ये फटे खूड़ वाले पशुओं को प्रभावित करता है। तो उनमें जब होता है ये विषाणु रोग, तो एक से काफ़ी ये छुआछूत का, जैसे हम लोग बोलते हैं, उस तरह की बीमारी है, कंटेजियस है काफ़ी, और बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि सबसे इसका सरल और अच्छा माध्यम है हवा से फैलना। दूसरे में आता है ये पानी। जैसे बाढ़ के मौसम में एक को अगर मान लीजिए हो गया, तो 2 जगह इसके लक्षण दिखाई देते हैं, मुंह में फफोला, फिर घाव होना, और पैर में। ज़्यादातर इन 2 जगहों पे दिखाई देते हैं, अन्य स्थान जैसे थन वन पे भी कभी कभी होता है, बस मुख्यतः ये 2 शरीर के अंगों पे होता है। तो पैर में अगर होगा, अगर पानी में पशु खड़ा है या पहले से है, मौजूद है, तो उसके पैर से वायरस निकल के पानी में जाएगा और अगल बगल के जितने भी पशु हैं उस पानी के संपर्क में जैसे भी आएंगे, या मान लीजिए वो उसके पानी को लेकर किसी पशु को पिला दिया उसमें, जिसमें कि संक्रमित था वो वायरस से, तो इसके फैलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए बाढ़ के समय में कुछ एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसके प्रकोप की संख्या या इसके मतलब रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें बाढ़ के मौसम में ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके खुरपका मुहपका रोग से हमें पशुओं का बचाव करना चाहिए। तो इसके लिए साफ़ सफाई रखें। पानी में तो बाढ़ में पानी को रोका नहीं जा सकता, तो उनके पैर को, ये सब को, मुंह को, ये सब को अच्छी तरह से धो लीजिए। मान लीजिए उसमें पानी में चला गया पशु, तो वापस आने पे धो लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आप इसको सबसे अच्छा उपाय और कारगर उपाय है कि आप पशुओं का टीकाकरण साल में 2 बार, एक बार कभी रखिए, फिर 6 महीने का अंतराल पे, इसमें कोई टूट नहीं होनी चाहिए। 2 बार टीकाकरण कराइए, आपके पशु सुरक्षित रहेंगे। इसके मुफ्त टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा LSDCP के अंदर में FMD एक कंपोनेंट है, बहुत सारे रोग का है, बट FMD का फ्री वैक्सीनेशन, मतलब निःशुल्क टीकाकरण के लिए सब कुछ दिया जाता है। सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को खुरहा रोग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ियों में कुछ ऐसी ही जानकारियां आप तक लाने की कोशिश होगी हमारी, तो कार्यक्रम से जुड़े रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारा पता है